और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार हुए एक दिन बीत गया है, मगर अब भी कैबिनेट की उस पहली बैठक का इंतजार है जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि पहली बैठक में ओपीएस और 1 लाख नौकरी का फैसला लिया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह आरोप लगाया कि सरकार कैबिनेट के नाम पर 1 महीने से जनता को गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी के नेता सीएम सुखविंदर सुक्खू पर सीधा अटैक करने लगे हैं। सत्ता बदलने के 30 दिन बाद ही बीजेपी ने अब सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने निशाने पर ले लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार, सीपीएस की नियुक्ति और ओपीएस के वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शिमला में विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जामवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 1 महीने से जनता को मूर्ख बना रही है। चुनाव में कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला होगा। सरकार बनी तो डिप्टी सीएम ने शपथ के बाद यह कहना शुरू किया, कैबिनेट विस्तार के बाद ओपीएस का फैसला होगा, मगर कैबिनेट विस्तार के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री शपथ हुई, लेकिन कैबिनेट की नहीं हो पाई। तुरंत बाद शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होती है ना। वो पहले दौर में हुई कैबिनेट उस पर भले नहीं बनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी को हम कैबिनेट मानते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उनको कैबिनेट की बैठक करनी चाहिए थी। उसकी कोई अभी तक हमें जानकारी नहीं कि कैबिनेट की बैठक पिछले कल एक्सपेंशन हुई और एक्सपेंशन के बाद भी ये व्यवस्था रहती है कि तुरंत उसके पश्चात जो है वो भले ही डिपार्टमेंट के जो पोर्टफोलियो जो है वो बाद में विकसित किए जाते हैं। अभी तो शायद मीटिंग हुए नहीं होंगे, अभी होंगे नहीं अभी तो उन्हें ये चाहिए था कि तुरंत उसके पश्चात मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए थी। और आमतौर पर होता यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक में ही पोर्टफोलियो की जानकारी भी मंत्री को दे दी जाती है। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का कहना है कि एक तरफ से तो सरकार खर्च का रोना रो रही है, वहीं 6 विधायकों को राजसी सुख देने के लिए सीपीएस बना दिया और उसके खर्च के लिए डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अनुभवहीन और फैसलों को उनकी अनुभवहीनता का नतीजा बताया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ठीक है, लगातार विधानसभा के अंदर आ रहे हैं, ना तो उनको मंत्री बनने का कभी मौका मिला, ना कभी वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, ना ही कभी वो चेयरमैन बने, इसलिए उनको इन सारे विषयों के ऊपर जानकारी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ अनुभवहीनता के कारण से इस प्रकार की जो समस्या है वो खड़ी हो। साफ है कि ओपीएस समेत दूसरे वादे पूरे करने में कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं, चाहे देरी किसी भी वजह से हो रही हो। देहरा से ब्रजेश्वर साकी के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं कि कैबिनेट की पहली बैठक कब होगी, मगर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि 15 तारीख तक कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें ओपीएस का फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूं कि जो आपने ओपीएस वाली बात करी, तो ये तो गारंटी है, कांग्रेस ने जनता को गारंटी दी है, वादा किया है कि फर्स्ट कैबिनेट में जो है हम लोग लागू ओपीएस करने जा रहे हैं। उसका सब पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर लिया अपने पास, और मैं समझता हूँ 15-16 तारीख को पहली कैबिनेट बैठेगी, उसमें जो ओपीएस बहाल हो जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब तक मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि मंत्रियों के नाम की तरह उनके विभाग भी कांग्रेस आलाकमान तय करेगा, जिसके लिए सीएम 5 मंत्रियों के साथ कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को राजभवन में जिन 7 मंत्रियों ने शपथ ली, उन्हें सचिवालय में दफ्तर का कमरा अलॉट हो चुका है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने तो रविवार को ही अपनी कुर्सी संभाल ली थी, जहां उनसे मिलने और बधाई देने वालों का तांता भी लग गया था। अब ये तस्वीर देखिए,
सोमवार को विधिवत पूजा पाठ और हवन आरती के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मंत्री कुर्सी पर बैठ गए। सचिवालय में उनके कमरे के बाहर नाम का बोर्ड भी लग गया, मगर काम शुरू करने के लिए मंत्रियों को अब विभाग बंटवारे का इंतजार है। जो भी जिम्मेवारी वो और हाईकमांड जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से, क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं हुआ है, तो जो भी जिम्मेवारी वो हमको देते हैं, हम उसका श्रद्धापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ उस पे अपना योग्यता अनुसार अपना उसमें पूरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हर मंत्री कहता तो यही है, मगर उसकी चाहत उसके पसंद का विभाग हासिल करने की होती है, और किसकी पसंद का कितना ख्याल रखना है, शायद बात पर आला कमान से चर्चा के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जहां उनके साथ विक्रमादित्य और चंद्र कुमार को छोड़कर बाकी के 5 मंत्री भी मौजूद हैं। हिमाचल कैबिनेट का गठन हो चुका है। तमाम जो नए मंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नए कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह जी मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, पहले तो शुभकामनाएं, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा। पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ कि कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं आप? ये पोर्टफोलियोज के ऊपर कोई अभी ना चर्चा हुई है, और हाईकमांड ने और माननीय सीएम सुक्खू जी ने जो है जिम्मेवारी दी है कैबिनेट की हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। पोर्टफोलियोज के ऊपर जो भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाली है, जो भी जिम्मेवारी देंगे निष्ठा व ईमानदारी से हम लोग निभाएंगे। जिम्मेदारी पूरा करने वाले हैं, आपको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है? नहीं, हम धन्यवाद करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने हमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है, और हम इसको जो जिम्मेवारी हमें दी है हम इसको बखूबी निभाएंगे। चाहे चुनाव क्षेत्र है, चाहे प्रदेश है, हम उसको ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाएंगे और मिलजुल करके हम काम करेंगे। अब पोर्टफोलियो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो भी विभाग मुख्यमंत्री जी देंगे हम उसको बखूबी निभाएंगे, उसको करेंगे। अब आगे क्या करना है, क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है? देखिए, जो भी काम करने को मिलेगा, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता और हमारी सूझबूझ के अनुसार वो हाईकमांड जो भी ठीक समझेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अनुसार काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट और भाषा एवं संस्कृति विभाग है, जबकि बाकी के विभाग महीने भर से सीएम ही देख रहे हैं। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम को मिले विभाग में कोई बदलाव किए बिना ही बाकी के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। शिमला से रणवीर सिंह के साथ रवि मिश्र, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो उधर विभाग बंटवारे से पहले आलाकमान से मिलने जो 5 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, उनमें धनीराम शांडिल भी हैं। सुक्खू कैबिनेट के सबसे अनुभवी मंत्रियों में से एक। शांडिल का कहना है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगे। हिमाचल कैबिनेट के नए मंत्री धनीराम शांडिल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली पहुंचे हैं मंत्री बनने के बाद, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने, एक लड़ाई आपने अपनी पार्टी में भी लड़ी। आपको वरिष्ठ नेता हैं, आपको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी डिप्टी सीएम, मगर आप नहीं बने, मगर आप कैबिनेट मंत्री बनते हैं। क्या कुछ सब कुछ सही, आगे क्या करना है, क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है? देखिए, जो भी काम करने को मिलेगा, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता और हमारी सूझबूझ के अनुसार वो हाईकमांड जो भी ठीक समझेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अनुसार काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से आपको डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और पार्टी के कई लोगों ने कहा कि आपको वो पद मिलना चाहिए, अब क्या आप संतुष्ट हैं? मेरा मानना है कि जो भी हाईकमांड अप्रोप्रिएट समझता है उस पद को ग्रहण किया जाएगा, और जो भी कार्य के हमें अप्रोप्रिएट समझते हैं, उपयुक्त वो काम मिलेगा, उसको कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 1 साल के तमाम किए गए कार्यों को इस मौजूदा सरकार ने निरस्त कर दिए हैं, ये बदले की भावना है। नहीं, ऐसा नहीं। इनफैक्ट जो हम लोगों ने काम आरंभ किए थे, जिनका शिलान्यास किया था, उसके लोकार्पण इन्होंने किए हैं, और अपने आप स्वयं सचमुच में कोई काम ज़्यादा आरंभ नहीं किए, ना कोई 1-2 जगह फट्टे लगाए होंगे थोड़े बहुत, बस दैट्स ऑल। तो इनके काम करने और कांग्रेस के काम करने बड़ा अंतर है। कांग्रेस जब काम करती है तो उसके लिए इतना धन जुटाने के बाद ही काम को आरंभ करेगी। इन्होंने बहुत से काम ऐसे शुरू कर दिए, इसको कोई ना प्लानिंग है, ना कोई बैकिंग, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो कैसे काम को किया जाएगा। इसलिए
हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसके बारे में रिव्यू करने के लिए फैसला लिया। क्या यही वजह है कि 3,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ रहा है ताकि तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चल सके, लोगों को उनका वेतन मिल सके, जो मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, वो संतुष्ट होकर कार्य कर सकें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इतना ज़्यादा दबाव है कि 2016 के बाद एडीए भी नहीं दिया गया। मेरे को लगता है सिर्फ 50,000 रुपये ही लोगों को दिए, उसमें सर्विंग भी हैं, उसमें रिटायर्ड भी हैं। तो एडीए का ना देना इसलिए तो द्योतक है कि भाई कहाँ पे किस प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग रही है। तो अगर इस प्रकार का कर्जा, जैसे हमें याद है हमारी सरकार 45,000 करोड़ के इनको दिया गया था हैंडओवर, आज 70 और 75,000 करोड़ के बीच में हमारे पास कर्जा है। आगे किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे। तो इस प्रकार की जो है मैं समझता हूँ स्थिति है। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो वहीं मंत्री बने कुसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो मंत्री बनाने के लिए आला कमान का आभार जताते हैं। जल्दी ही सरकार जनता से किए सभी वादे पूरे करेगी। हिमाचल कैबिनेट का गठन हो चुका है, तमाम मंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नए कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह जी मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, पहले तो शुभकामनाएं, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा। पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ कि कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं आप? ये पोर्टफोलियोज़ के ऊपर कोई अभी ना चर्चा हुई है और हाईकमांड ने और माननीय सीएम सुक्खू जी ने जो है जिम्मेवारी दी है कैबिनेट की हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। और पोर्टफोलियोज़ के ऊपर जो भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाली है, जो भी जिम्मेवारी देंगे निष्ठा व ईमानदारी से हम लोग निभाएंगे। बिल्कुल। दिल्ली आए हुए हैं, कुछ विशेष मुलाकात आला कमान से, शिष्टाचार मुलाकात करनी है। कैबिनेट में पहली कैबिनेट में वादे पूरे करने, तमाम मुद्दे रहेंगे इस बार। क्या बातचीत होने वाली है आज? देखिए, हाईकमांड का केवल मात्र धन्यवाद करने, जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और कैबिनेट स्तर का रैंक दिया है, उसका धन्यवाद करने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हम लोग आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आपने ओपीएस वाली बात करी, तो ये तो गारंटी है कांग्रेस की। पहली जनता को गारंटी दी है, वादा किया है कि फर्स्ट कैबिनेट में जो है हम लोग लागू ओपीएस करने जा रहे हैं। उसका सब पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर लिया अपने पास। नीरज जी, जिस तरीके से पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि नई सरकार 3,000 करोड़ कर्जा लेना चाह रही है और सरकार से जो फंड है वो तो काम करेगी, मगर ये कर्जा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को और दबाव डालेगा। इससे पहले भी कर्जे लिए गए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये तमाम जो पूर्व सरकार कर चुकी है, हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। पिछले 1 साल में जो किए गए काम, उनको भी आपने निरस्त कर दिया है। वो कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है। देखिए, निरस्त जो काम, सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ कि 900 संस्थान जो है उसको निरस्त किया है। अब वो क्यों किया है? क्या 4.25 साल जयराम जी सो रहे थे? मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। 900 संस्थान खोले, जिसमें स्कूल्स थे, डिविजन्स थे, अनेकों सारे डिपार्टमेंट्स के छोटे छोटे वार सर्कल्स थे, बिना बजट के और बिना स्टाफ के उन्होंने करे हैं। बजट वालों ने, फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस ने उस पर लिख के दिया था। ये लिखित डॉक्यूमेंट है, कोई बोलने वाली बात नहीं है कि ये संस्थान जो हमारा बजट नहीं है स्टेट के पास, आप ये नहीं खोल सकते। उसके बावजूद जो है 6-7 महीनों के अंदर जो है 900 संस्थान, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं खुले होंगे। 900 संस्थान खोले और ये सोच के खोले कि आगे आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव में जो है लोगों को झूठा वादा करके कुछ चीज़ दिखा के लॉलीपॉप दे के हम लोग वोट बटोरेंगे, लेकिन जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो जयराम जी से पूछना चाहूँगा, या आरोप लगाने वालों से पूछना चाहूँगा कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो नहीं कि आज ले लिया है। अब बोल रहे हैं कि 3,000 करोड़ रुपए आप क्यों ले रहे हो? तो हम लोग इस अभी क्या है कि अगले महीने की तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है जो हमारी सरकार बनी है, क्योंकि इतना कर्जा छोड़ के गए हैं। रिव्यू कर रहे हैं, ओपन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग तैयार हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे हो, लोग जो है बिजनेसमैन अपने इन्वेस्ट कैसे करें ताकि स्टेट का एक्सचेकर जो है हम लोग बढ़ा सके और अपने पैरों पे एटलीस्ट खड़ा हो सके। ये नहीं कि मैं बताऊँ, पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है जयराम सरकार ने केंद्र सरकार से लिया है। और जो जीएसटी था, जीएसटी का जो है स्टेट का शेयर अभी तक आ ही नहीं रहा है वापस, या तो मोदी सरकार वो दे। और हालात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में जो है फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलना है इसी चर्चा को लेकर। तो ये थे अनिरुद्ध सिंह, साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री बने हैं और राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। आला कमान के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात होते हुए नजर आएगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, दिल्ली।
कांगड़ा में विधानसभा की सबसे ज्यादा 15 सीटें हैं, लेकिन वहां से कांग्रेस के सिर्फ एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की रेस में सुधीर शर्मा और रघुवीर सिंह बाली, सुधीर शर्मा और आशीष बुटेल का भी नाम था, लेकिन इन्हें मंत्री बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक आरएस बाली और सुधीर दोनों का नाम मंत्रियों की लिस्ट में था, लेकिन बाली का नाम इसलिए कट गया क्योंकि वो पहली बार विधायक बने हैं। वहीं विधानसभा और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप के चलते सुधीर का पत्ता साफ हो गया। जिले से एक ही मंत्री बनाए जाने को लेकर कांगड़ा में लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। हमारा कहने का मकसद ये है कि कांगड़ा में जैसे राजा वीरभद्र की सरकार थी तो 4 मंत्री थे, दूबल की सरकार थी तो भी 4 मंत्री थे, तो अब ये न्याय क्यों कांगड़ा के लिए। और दूसरी बात यह है कि 10 सीटें जो है वो कांगड़ा से ही आई हैं, तो कांगड़ा में मत नहीं तो 3 मंत्री तो चाहिए थे। वैसे तो 4 ही चाहिए, 4 नहीं तो 3 तो बनाते। हमारे सुधीर जी थे, उनका भी ये था। और अपना राजपूत कैटेगरी का कोई भी यहाँ पे नहीं है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसी महीने दोबारा इसका विस्तार किया जाए और कांगड़ा के लिए जो है मंत्री पद दिया जाए। कांगड़ा में तो बड़ा ही ज़्यादा अनदेखी हुई है, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी, मतलब हमने तो ये सोचा था कि कांगड़ा से अधिक मंत्री जो है कांगड़ा से होंगे, तो इन्होंने अभी हमें एक ही मंत्री पद जो है कांगड़ा को दिया है, जो कि यहाँ पे लगभग 3-4 मंत्री पद तो कांगड़ा को मिलने ही चाहिए, क्योंकि सबसे जो है 10 सीटें जो कांगड़ा से ही कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। तो हमारा यही सुक्खू सरकार से यही वो रहेगा कि हमारे कांगड़ा के साथ अनदेखी न की जाए। वीरभद्र और धूमल की सरकार में 4-4 मंत्रियों का कद रखने वाली सियासी राजधानी कांगड़ा को इस बार महज एक मंत्री से ही संतोष जाहिर करना पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में हुए कैबिनेट विस्तार की, जिसमें कांगड़ा को महज एक मंत्री और 2 सीपीएस हाथ लगे हैं। लिहाजा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 सीपीएस देकर और 1 मंत्री देकर यह जताने की कोशिश की है के कैबिनेट विस्तार में कांगड़ा को बैलेंस किया गया है। हालांकि उनकी ओर से तो ये जताने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांगड़ा की जनता में इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है कि जो कांगड़ा पहले 4-4 मंत्रियों के कद से नवाजा जाता था, आज उनके पास महज कैबिनेट विस्तार में 1 मंत्री हाथ लगा है। ये किसी भी सूरत में उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। लिहाजा अब जो ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसका ये इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले सियासी गलियारों में और आमो खास में चर्चा थी कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कैबिनेट विस्तार होता है तो कांगड़ा से लगभग ज़्यादा नहीं तो 2 मंत्री बनने तय हैं, और उनमें से एक प्रोफेसर चंद्र कुमार का तो दूसरा सुधीर शर्मा का नाम लगातार सुर्खियों में था। लेकिन जिस तरह से यहाँ नेताओं की आपसी कलह और मंत्री पद की दौड़ में लगातार लॉबिंग के चलते जो है कांगड़ा को महज एक ही मंत्री पद से जो है वो संतुष्टि जाहिर करनी पड़ी है। लिहाजा अब देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भविष्य में जो है कांगड़ा में सियासी आक्रोश को या संतोष को किस तरह से बैलेंस करते हैं और उसके लिए क्या रणनीति तय करते हैं। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो वहीं कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, जिसे यहां के लोगों में नाराजगी है। मंत्रिमंडल के रेस में कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर शामिल थे। लोगों का कहना है कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारी तरफ से जो मंडी, कुल्लू और लाहौल, हमें लगा कि हमारे क्षेत्र किनार, हमारे इन 3 जिलों को दरकिनार किया गया है। इससे हमारे जो पब्लिक में जो गलत मैसेज जाएगा। सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन किया और हमारे लाहौल स्पीति और कुल्लू का कोई वो नहीं किया। वो हमारे पब्लिक बहुत रोष में है, इसलिए हमारे सुंदर ठाकुर और रवि ठाकुर को मंत्री पद मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारे कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति के विधायकों को कहीं भी मंत्री पद में नहीं लिया गया है। जिस प्रकार जनता में बहुत रोष की ये है, आने वाले समय में भी सरकार को ये सभी विधायकों के साथ लेकर चलना चाहिए था और हमें
हमें हमारे विधायकों को भी मंत्री पद देने चाहिए थे। जी देखिए, जो मंत्रियों का गठन किया गया है वो बिल्कुल उससे जनता हमारी बिल्कुल नाराज़ है। देखिए, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति में हम एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिससे सभी लोगों में एक रोष की भावना व्यक्त हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं इस मंत्री गठन को दोबारा से अच्छे सुचारू ढंग से किया जाए। हम चाहते हैं कि कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति में हमारे विधायकों को भी मंत्री पद दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। किरतपुर मनाली 4 लेन पर बने टोल प्लाजा का टकोली पंचायत के लोग विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर उनका धरना प्रदर्शन भी है। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा स्थापित होने से पंचायत 2 भागों में बंटकर रह गई है और इन्हें एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए टोल टैक्स देना होगा। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने इनके लिए इस टोल को पूरी तरह से फ्री करने की मांग की है। पंचायत में जो है अनऑफिशियल टोल प्लाजा की जो स्थापना की गई है वो है गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि ना ही तो यहाँ की जो है स्थानीय ग्राम पंचायत टकोली की एनओसी और ग्राम पंचायत टकोली के लोगों की सहमति ली गई है, जो कि एक अनलीगल तरीके से जो है इसकी स्थापना की गई है। ये इसलिए कि हमारे जो पंचायत है वो 2 भागों में बंट चुकी है, इसलिए कि वो जैसे कि हमारे डिस्पेंसरी जो है वो यहीं पे है और बिजली बोर्ड जो है वो भी इस साइड पे है और एक साइड पे हमारे जो है स्कूल और कॉलेज है, सब्जी मंडी। तो कॉलेज आ गया, हमारे सब्जी मंडी आ गई। तो हम इस कारण ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत को जो है टोल मुक्त किया जाए। जो हमारे गांव के बीचों बीच टोल प्लाजा लगाया गया है, इसका हम शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जोर जबरदस्ती के दम पर इस टोल प्लाजा को बीच गांव में स्थापित कर दिया, जिससे गांव 2 भागों में बंट गया है। हमारी 70 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चला हुआ है टोल प्लाजा। तो हम बहुत टाइम से ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जो हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत टकोली है इसको जो है टोल मुक्त किया जाए। टोल प्लाजा का हम जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब मेरा घर इस साइड है, टोल प्लाजा के इस साइड पड़ता है और खेत मेरे साइड है। अब दिन में खेती बाड़ी करता हूँ, मेरे को दिन के 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं और मेरा छोटा ऑटो है, 4 4 व्हीलर है। अगर मैं इसको गोबर खाद इधर उधर ले जाना है तो मैं टोल प्लाजा सुबह उठ के खेत जाता हूँ, तो क्या मैं पहले टोल प्लाजा दे के अपने खेत में जाऊँ, वापस आऊँ तो टोल प्लाजा दे के मैं घर को जाऊँ। तो हमारा इतना सरकार से निवेदन है कि जो हमारा जो स्थानीय पंचायत को जो है ये टोल फ्री किया जाए। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।